So nationalism in India will move after non-cooperation खिलाफत movement started. Last वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इट्स इनिशिएशन, क्यों ये स्टार्ट हुआ था. इट वाज स्टार्टेड इन जनवरी 1921. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हिंद स्वराज जिसको गांधी जी ने लिखा था 1909 में, उस पर इन्होंने मेंशन किया था ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बाय इंडियन सपोर्ट. अगर इंडियंस सब कोऑपरेट नहीं करते ब्रिटिश के साथ तो आपको कभी भी ब्रिटिश इंडिया में इतने लंबे समय तक रूल नहीं कर पाता. एंड इट्स फैक्ट, सिंस वी हैव सपोर्टेड, वी हैव cooperated with the Britishers, that's why they had ruled for such a long period in India. So now we will see how the movements unfolded in towns. किस तरह से ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट टाउन्स में अनफोल्ड करता है. सो गांधी जी की कहने पर सब लोग सही जा रहे थे. स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया. देन हेडमास्टर्स एंड टीचर्स, हेडमास्टर्स थे या टीचर्स थे, उन्होंने भी रिज़ाइंड कर दिया, कहा कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. लॉयर्स थे, लॉयर्स ने भी आपको लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, सिंस दीज ऑल वेयर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन फैक्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. काउंसिल इलेक्शन की बात है तो काउंसिल इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला था, बट स्टिल इसका भी बैकआउट हुआ एक्सेप्ट इन मद्रास. सब जगह इसको बैकआउट किया गया, सिर्फ मद्रास में इसको बैकआउट नहीं किया गया. वहाँ पर किसने बाइकआउट नहीं किया? इट वॉज अ पार्टी, जस्टिस पार्टी, और ये नॉन ब्राह्मण की पार्टी थी. एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि उस टाइम तक मैक्सिमम जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो रूलिंग हुआ करते थे, वही इलेक्शन में आते थे, वही लीडर्स होते थे, और जो नॉन ब्राह्मण्स होते ऑलमोस्ट वो दे वर द फॉलोवर्स. तो यहाँ पर जस्टिस पार्टी ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ दिस वन, और ये मैं लूज़ नहीं करने वाला. वेदर गांधी जी का प्रपोजल हो या किसी का भी हो, हमें ये इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि उन्हें लगता था दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर दे विल लीड द पीपल, जहाँ पर उन्हें लोगों को लीड करने का मौका आएगा. अभी तक वो सिर्फ फॉलोवर बने हुए थे. दैट्स वाई जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी उसने इस इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया, काउंसिल इलेक्शन को, और वो कंटिन्यू किया इलेक्शन में. ओके, नेक्स्ट, फॉरेन गुड्स बाइकआउटेड. फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया. लोगों ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बाई एनी फॉरेन गुड्स. फॉरेन क्लॉथ्स इम्पोर्ट हाफ्ड फ्रॉम ₹100 करोड़ टू 52 करोड़. बहुत बड़ा लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ अंग्रेज़ों का. जो पहले 102 करोड़ का आपको 1921 में इंपोर्ट हुआ था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 1922 में सिर्फ 52 करोड़ का इंपोर्ट हुआ. मतलब एक साल में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मूवमेंट सही जा रहा था. जाहिर सी बात, अब देखो कि आपको फॉरेन गुड्स को बाइकआउट हो गया तो हैंडलूम इंडस्ट्री, जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी, उसका फ़ायदा हो गया, क्योंकि लोग तो कपड़ा पहनेंगे ना भाई. लोग कपड़ा पहनेंगे तो फॉरेन गुड्स नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? सो फॉरेन गुड्स तो ख़त्म, तो खादी का डिमांड वेंट अप. खादी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया. जो इंडियन क्लॉथ था उसका डिमांड बढ़ गया, लोग खादी का डिमांड करने लगे. सो ये सब चीज़ें थी, कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बट स्टिल देयर वर सम ड्रॉबैक्स. नाउ वी विल सी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, क्या कमियाँ थी. सो खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी महंगा होता था. देखो, जब भी कोई चीज़ आप प्रोडक्शन मास लेवल पे करते हो और मशीन के से करते हो, जाहिर सी बात उसका कॉस्ट कम जाता है. कॉस्ट कम होगा, प्राइस कम होगा. बट यहाँ पे जो खादी का प्रोडक्शन हो रहा था वो आपको मशीन से नहीं, बेसिकली आप लोग गांधी जी का देखा होगा चरखा, तो वो हाथ से बनाते थे. कहीं ना कहीं लेबर ज़्यादा लगता था, तो कॉस्ट तो उसका वैसे ही भाग जाता, तो उसका एक्सपेंसिव होना बट नेचुरल था. एक्सपेंसिव वो नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता.
सो दैट्स वाई खादी एक्सपेंसिव था। तो खादी एक्सपेंसिव होने के कारण जो आपको लेबर वगैरह थे, लेबर क्लास वगैरह इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और ये हम बता दें कि ज़्यादातर जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, आपको मास जो मूवमेंट था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, आपको लेबर क्लास बहुत ज़्यादा थे। अब जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव क्लॉथ को कैसे अफोर्ड कर पाते। तो इट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक जिस कारण मूवमेंट थोड़ा कमज़ोर पड़ा। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, तो आपका अपना खर्चा कैसे, और मतलब हेड मास्टर या टीचर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपका अपना खर्चा कैसे चलेगा, ज़रूरतें तो है ना। तो दैट्स वाई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड ट्रिकलिंग बैक टू द स्कूल। टीचर्स स्टूडेंट कहाँ जाने लगे, वापस स्कूल को जाने लगे। वो बोले वी डोंट हैव द ऑप्शन, घर पे बैठ के कब तक काम चलेगा, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, टीचर्स कमाएंगे नहीं तो कैसे घर चलेगा। दैट्स वाई दे हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल। और यही नहीं, लॉयर्स ने भी आपको गवर्नमेंट कोर्ट को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर जब पेट पे जब लात पड़ती है ना, तो सारा मूवमेंट समझ में आ जाता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन था ख़राब होने के कारण लोगों को वापस वर्क पे जाना पड़ा। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कमज़ोर पड़ गया। तो टाउन्स में तो हम लोगों ने देखा किस तरह से रिबेलियन हुआ और किस तरह से वापस जा रहे थे लोग वर्क पे। बट व्हाट हैपेंड इन द कंट्री साइड, जो शहर से तो दूर दराज का इलाका था, वहाँ पे कैसे रिबेलियन हुआ, मतलब पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने किस तरह से रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो कि गांधी जी हमेशा चाहते थे कि पीजेंट्स और ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। वो हमेशा चाहते थे कि बैकवर्ड क्लासेस का जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो मास है, वो मास लेवल मूवमेंट लाएंगे। सो फर्स्ट वी विल सी अवध। अवध के केस में इट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे भाई, तो वो इंडेंचर्ड लेबर, फिजी में जाके वो काम कर चुके थे, अंग्रेज़ उन्हें ले गए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे, ठीक है। और उन्होंने मूवमेंट चलाया था अगेंस्ट तालुकदार्स एंड ज़मींदार। अब देखो शहर में जो आपको मूवमेंट चल रहा है दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वहाँ पर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन गांव में किसके ख़िलाफ़ है, तालुकदार्स और ज़मींदार्स के ख़िलाफ़ है। दिस वाज द डिफरेंस। एंड व्हाट वाज द डिमांड ऑफ अवध। अवध का डिमांड क्या था, एबोलिशन ऑफ बेगार। वो चाहते थे कि बेगार ख़त्म हो। बेगार मैं बता दूं, आपके बुक्स में भी मेंशन है, बिना पेमेंट के जो काम करवाया जाता है इसको बेगार कहते हैं। लोग हिंदी में कहते हैं ना बेगारी खट रहा है क्या, तो बेगारी खटना वही समझ लो। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू जो टैक्स पेमेंट होता था उसमें रिडक्शन ये कह रहे थे किसान लोग। उसमें दैट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। और एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को आई, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद क्या था, इसमें नाई ने और धोबी ने एक संगठन बनाया और कहा कि हम लोग लैंडलॉर्ड का, नाई ने कहा कि हम बाल नहीं हजामत नहीं करेंगे, धोबी ने कहा कि हम कपड़ा नहीं धोएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त था कि सब ने अपने अपने लेवल से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। बट यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, इट वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड ज़मींदार्स। और ये कह सकते हो कि हाँ ये तालुकदार्स और ज़मींदार्स फिर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ के पट्टू ही थे, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है चलो सही है। फिर यहाँ पर होता है आपको जवाहरलाल नेहरू का एंट्री इन अक्टूबर 1920। अक्टूबर 1920 में आपको जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है। अक्टूबर 1920 कहाँ, अवध में। अवध में आए नेहरू जी और उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, और दैट वाज नेम्ड एज अवध किसान सभा। क्या नाम पड़ा उसका, अवध किसान सभा। तो ये सब चीज़ें हो गई, नाई धोबी बंद ने किया, फिर अवध किसान सभा बना। बट वहाँ पर कहीं ना कहीं वो ट्रैक से भटक गए थे वो लोग। क्यों भाई, क्योंकि जब वायलेंस की एंट्री हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं मूवमेंट और ट्रैक से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर समझ में नहीं आता है किस लिए हम ये कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे। सो वहाँ पर किस जो पेजेंट्स थे उन लोगों ने क्या किया, तालुकदार्स का या फिर जो मर्चेंट्स था उसके घर को अटैक करना शुरू किया। और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं था। कांग्रेस वाज ऑलमोस्ट अगेंस्ट वायलेंस,
बाज़ार को लूटना शुरू किया। ये आपको पेजेंट्स वगैरह कर रहे थे, ट्राइबल्स वगैरह कर रहे थे। ग्रेन होर्डिंग जो ज़मींदार वगैरह करते थे उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया। तो कभी भी गांधी जी या कांग्रेस इन सब चीज़ों को फेवर नहीं करते थे, वो हमेशा सत्याग्रह कहते थे विथ नॉन वायलेंस। ओके, नाउ अब एक और बात इन लोगों ने क्या, गांधी जी का नाम यूज़ करना शुरू किया। कहा कि गांधी जी ने कहा कि हमें टैक्स नहीं देना, बट गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। नेक्स्ट कहा इन्होंने कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन का होगा, बट गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि चलो मतलब ये बहुत अगेंस्ट में नहीं था, गांधी जी हो सकता है कह सकते थे, बट जब गांधी जी कहे नहीं थे तो उनके नाम का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अच्छा नहीं लगा, गांधी जी भी इससे नाराज़ हुए। सो ये आपको अवध किसान सभा था, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि कांग्रेस या गांधी जी को नाराज़ कर गई। देन अब हम लोग गूदेम हिल्स में जाएंगे जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज। अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ लाया था जिसके तहत उन्होंने फॉरेस्ट को सील कर दिया था। वहाँ के लोकल ट्राइबल्स को एंट्री नहीं थी, अगर उन्हें एंट्री लेनी थी तो पास बनता था, बहुत सारी परेशानियाँ थी, प्लस उनसे पैसा भी लेते थे वगैरह वगैरह, जिस कारण उनको लग रहा था कि ये हमारा हक बनता है, फिर ये हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये थी, रोड बनाने के लिए अंग्रेज़ उनको बेगारी खटने को कर रहे थे, मतलब विदाउट पेमेंट दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर रोड बिल्डिंग। इस कारण इन लोगों ने मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चलाया। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट मतलब छुप छुप के ये अंग्रेज़ों से लड़ते थे विथ हथियार, विथ आप वेपन्स के साथ ये लड़ रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, अलूरी सीताराम राजू। इसके बारे में इसने कहा खुद से कि मैं बीमारों को ठीक करता हूँ, मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो सही होता है, और मैं बुलेट्स के इंजरी को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मतलब अगर कोई मुझे गोली मार दे तो मैं मरूंगा नहीं। और इसकी बहुत ऐसी बातों में लोग आ गए, कहा कि यार ज़बरदस्त है, तो इसको फॉलो करना चाहिए, और ये अल्टीमेटली आपको गूदेम हिल्स में लोगों का लीडर बन जाता है। और इसकी अच्छाइयाँ भी थी, वो ये कि खादी को इसने प्रपोज किया था, कहा था कि खादी को अपनाओ, और ड्रिंकिंग को इसने अपोज किया था, कहा था यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, और खादी को इस्तेमाल करने को कहा था। अच्छी बात थी। अल्टीमेटली लोग इसके पीछे आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मतलब कि मूवमेंट चलता है, मिलिटेंट गोरिल्ला टाइप ही मूवमेंट चलता है। बट ये वॉयलेंस होने के कारण कांग्रेस इसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाती है। और एक और बात ये कहता है अलूरी सीताराम राजू, वो ये कहता है कि अगर हमें आज़ादी मिलनी है तो इट वोंट बी विथ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी कैसे मिलेगी? वॉयलेंस से ही मिलेगी। ये अलूरी सीताराम राजू का कहना था। अल्टीमेटली इसका गोरिल्ला वार बहुत ज़बरदस्त होने लगता है, तो फिर अंग्रेज़ी से 1924 में अरेस्ट करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, फांसी की सज़ा इसे मिल जाती है। और इस तरह से ये लोकल हीरो भी बन जाता है। हीरो बन गया अलूरी सीताराम राजू। सो दैट वाज फ्रॉम द रिबेलियन इन द कंट्री साइड। We will see the next topic in the next video. Thank you.